घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं हमारा आज का एजेंडा क्या है। बीजेपी ने शुरू किया आत्ममंथन। कार्यकारिणी बैठक के पहले दिन केंद्र सरकार को कोसा, यूपीए को बताया डूबता जहाज। कहा कभी भी हो सकते हैं चुनाव। अजीत पवार के इस्तीफे पर एनसीपी में अफरा-तफरी। बड़ा सवाल, क्या चाचा को चुनौती दे रहे हैं पवार? सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की। सूरजकुंड में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में भाजपा अध्यक्ष ने जो कांग्रेस पे हमला बोला वो एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा पार्टी को बोला तैयार रहें, चुनाव कभी भी हो सकता है। क्या वाकई चुनाव के लिए ऐसी स्थिति बन रही है कोई, या भाजपा की कोई और रणनीति है? इसके हिसाब से हमारे साथ है रमेश बद्री जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है डॉक्टर मिराजुद्दीन साहब है, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। पुष्पेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से आम चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दिया है। पार्टी ने कहा है कि देश के जो मौजूदा हालात हैं उससे नहीं लगता है कि यूपीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। दिल्ली से सटे सूरजकुंड में चल रही पार्टी की 3 दिन की बैठक के पहले दिन का एजेंडा यही रहा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने अपने भाषण में कांग्रेस और यूपीए सरकार को जमकर कोसा। नितिन गडकरी ने कहा कि यूपीए अब एक डूबता हुआ जहाज बनता जा रहा है और देश बदलाव की दहलीज पर दस्तक दे रहा है और किसी भी वक्त ये सरकार अपनी गलतियों की वजह से गिर सकती है। हालांकि पार्टी ने साफ किया है कि वो अपनी तरफ से सरकार को गिराने या अस्थिर करने नहीं जा रही है, लेकिन अगर मनमोहन सरकार गिर रही होगी तो उसे बचाएगी भी नहीं। गडकरी ने राष्ट्रीय कार्य समिति के बैठक के पहले दिन गरजते हुए साफ कहा कि यूपीए सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबी हुई है। यूपीए सरकार अब तक 5 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर चुकी है। आम जनता इस सरकार के बढ़ते भ्रष्टाचार और बेतहाशा बढ़ती महंगाई से आजीज आ चुकी है और इन्हीं सब के चलते या तो उसके सहयोगी छोड़ रहे हैं या छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। बीजेपी ने कहा कि मनमोहन सिंह देश के पहले अर्थशास्त्री नहीं बल्कि अनर्थशास्त्री प्रधानमंत्री साबित हो रहे हैं। पीएम जो बार बार 1991 के आर्थिक सुधारों का हवाला देते हैं वो सरासर गलत है। बीजेपी शासित राज्य की सरकारें इस माहौल में भी बेहतरीन काम कर रही हैं। इसके अलावा पार्टी ने यह भी साफ किया कि पार्टी सुधारों की हमेशा पक्षधर रही है और आगे भी आम आदमी के हितों वाले सुधारों वाली योजनाओं का समर्थन करती रहेगी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब वो केंद्र सरकार में आएगी तब वो रिटेल में एफडीआई के फैसले को पलटेगी। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। बीजेपी ने साफ कहा कि कांग्रेस अपनी सरकार को बचाने के लिए सीबीआई का उपयोग करती है। इसके अलावा बीजेपी ने सोनिया गांधी के बीजेपी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाने पर साफ किया कि पार्टी उनको घोटाले करने में साथ नहीं देगी। बीजेपी ने पूरी तरह से सरकार के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने की रणनीति बनाई है और कार्यकर्ताओं से यूपीए सरकार के घोटालों का जनता के बीच ले जाने का मंत्र भी दिया है। बीजेपी ने तल्ख तेवरों के साथ यूपीए और कांग्रेस पर हमला जरूर बोला है, लेकिन बीजेपी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए एनडीए के कुनबे को तो बढ़ाना ही होगा। पार्टी में गुटबाजी को भी खत्म करना पड़ेगा। राहुल मिश्रा, जैन न्यूज, सूरजकुंड। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आपको लगता है कि जो बीजेपी ने चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए क्या वैसी स्थिति बन रही है विदेश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बीजेपी पिछले पार्लियामेंट के सेशन से चाह रही है कि चुनाव आज हो जाएं, कल हो जाएं, परसों हो जाएं, मगर पहली बात ये कि उनके अपने घर को ही पहले देख लें। दूसरों पर तो आदमी जब उंगली उठाएगा या कीचड़ फेंकेगा जब वो खुद अपने घर को संभाल ले। बहुत से नेता उनके अब भी कार्यकारिणी में नहीं गए। बहुत से उनके घटक दल, जब प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है, मोदी साहब का नाम आता है, तो वो छोड़ के एकदम से ऐसे भागते हैं जैसे उन्हें करंट लग गया हो। ऐसे बहुत से सवाल अभी वहीं हैं जी। ये तो मुखालफत बराए मुखालफत है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि गम रहा उनका जो दोज़ख में पड़े जलते हैं, मेरे खुश रहने को तो जन्नत में सामा ना हुआ। मसला ये है कि हर आदमी ये चाह रहा है कि सत्ता में कैसे पहुंच जाए। उन्होंने एक बड़ा घिनौना काम भी किया है इसमें। वो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जो टिप्पणी की है अनर्थशास्त्री, हाँ, वो बहुत अफसोसनाक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह बहरहाल उनका अगर इतिहास आप देखेंगे
उन्हें शुरू से देखेंगे तो वो क्या क्या रहे हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, ये सब फाइनेंसेस में इकोनॉमिक के वो एक अर्थशास्त्री तो थे ही थे शुरू से आखिर तक और अब तक, और देश को बचाने में उनका रहा कितना बड़ा रोल रहा। चाहे वो आप फॉरेन कंट्रीज़ के हालात देख लें, दुबई जैसी जगह में लोग गाड़ियाँ एयरपोर्ट पे छोड़ छोड़ के भागे, मगर हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने बचाया। बहरहाल अब कहे जाइए घोटाले 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 जैसे कार्यकारिणी में कहा गया, तो वो एक बात को आप 100 बार कहेंगे तो लोग ये सोचेंगे हाँ भाई कहीं कुछ तो शेर आया तो शेर आ ही जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वहाँ धुआं जो उठ रही है वो बिना आग का, कहीं आग नहीं लगी हुई है, कहीं नहीं लगी हुई, कुछ नहीं होने जा रहा, कोई तैयार नहीं। बीजेपी के एमपीज नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। हमारी सबसे लोग सेंट्रल हॉल में बात हुई, कोई एक आदमी अगर ये कह दे कि कल को इलेक्शन करा दीजिए तो फौरन को, और किसी पार्टी का, बीजेपी के नहीं, किसी और पार्टियों के भी कोई नहीं चाह रहा है इस वक्त इलेक्शन। नहीं, इसके बावजूद कि देश की आर्थिक स्थिति गंभीर है, देश में कई सारे इस वक्त संभालने की जरूरत है, इस वक्त साथ देने की जरूरत है, इस वक्त मुल्क को जरूरत है इस बात की कि इत्तेहाद दिखाकर हम एक जगह लाके खड़ा करें, एक पोजीशन पे लाके करें, दुनिया में हम लोग एक हैसियत बना के खड़ा करें। चलिए, इसके लिए सहयोग की जरूरत है। वापस आएंगे। पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने जो 2 महत्वपूर्ण बातें कही है, एक तो जो कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर उस पर हमला बोले, और दूसरा उन्होंने कहा है कि चुनाव के लिए तैयार हो जाए। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वाकई कांग्रेस की जो सरकार, लेड सरकार, यूपीए की सरकार है, आपको लगता है कि इस स्थिति में है कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को, पार्टी को चुनाव के लिए तैयार रहना के लिए आह्वान करना पड़ रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त कोई भी पार्टी चुनाव नहीं चाहती और ना ही तैयार है। चुनाव चाहना और चुनाव की तैयारी होना 2 अलग अलग बातें हैं। लेकिन खास तौर से कांग्रेस तो कम से कम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि किसी तरीके का चुनाव, वो इवन मुझे तो ऐसा लगता है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव को भी फेस करने की आज की डेट में स्थिति में नहीं है। लिहाजा बीजेपी क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है, तो उनके पास ये एक हथियार है, क्या कहते हैं कि हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी भी कहती है हम तैयार हैं, लेकिन जो लोग हारे हुए हैं उनको इससे ज्यादा हारने का डर नहीं है, जो जीते हुए जरूर हैं उनको हार का डर है। लिहाजा इलेक्शन को लेकर के मैं ये कह सकता हूं कि कोई पार्टी तैयार नहीं है, लेकिन इस देश की सारी विपक्षी पार्टियां इसलिए तैयार हैं कि उस चुनाव में वो जो भी जाएंगी, जो भी जहां सत्ता में है, उनके खिलाफ उनको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वो कहते हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जी, जो बात मिराजुद्दीन साहब ने यहां पर कही कि अभी इस तरह की कोई स्थिति नहीं बनती है, आप भी कह रहे हैं कि कोई तैयार नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, भाजपा के तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अपने पार्टी को तैयार रहने के लिए का संदेश देना, कहीं ना कहीं कुछ संकेत तो है उसमें। नहीं दिलीप, एक चीज साफ है, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि उसको देखिए, एक तरीके से मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी को बार बार लगता है कि इस पूरी सिचुएशन है जिसमें एक गफलत का माहौल है, बहुत सारी चीजों से लोग परेशान हैं, उसमें कोई एक मुद्दा नहीं है, सिर्फ करप्शन ही नहीं है, उसमें कई सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दे उनके हाथों से निकल ना जाए और ये जो माहौल बना है इस माहौल को कहीं ठंडा ना हो जाए। जी चलिए, हम बीजेपी के नेता से जानते हैं कि आखिर ये चुनाव को लेके जो तैयारियां की बात कही जा रही है, चुनाव के लिए तैयार होने की बात कही जा रही है, रमेश जी, इसके पीछे क्या मकसद है? देखो, हालात आज जो देश के पैदा हुए हैं, आम जनता आज सरकार से किस प्रकार से नफरत कर रही है, और चुनाव के अगर होंगे तो चुनाव के लिए खुद कांग्रेस जिम्मेवार है। आज कांग्रेस के सहयोगी दल आने वाले पार्लियामेंट सेशन में कुछ बीजेपी को फायदा हो जाए, तो चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया और राष्ट्र में वो कितनी तैयार है, ये भी समय बता देगा। जी, आज कांग्रेस के खुद सहयोगी दल, यूपीए के जो सहयोगी दल है यूपीए 2 के, वो खुद आज सरकार के खिलाफ खड़े हुए एफडीआई को लेकर। एफडीआई को लेकर कांग्रेस कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी, लेकिन कांग्रेस को कहीं लगा जैसे ममता जी बाहर गई और हम अब सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, और इस मजबूती के साथ में कांग्रेस ने यह मान लिया कि सबकी मजबूरी है, चुनाव में को जाने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, मध्यावधि चुनाव कतई नहीं चाहती है, लेकिन देश को, देश की गरीब जनता को, देश के करोड़ों की आबादी में रहने वाले गरीब लोगों को
डूबते हुए बढ़ते हुए लोग भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। उसके लिए अगर चुनाव में जाना पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार से नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बलबूते पे चलती है। तो इसीलिए चुनाव में हम जाने के लिए तैयार हैं। उसकी जिम्मेवार है तो कांग्रेस जिम्मेवार है। कांग्रेस के जो यूपीए, आप ये कह रहे हैं अगर कांग्रेस अपने कारणों से, कांग्रेस यूपीए की जो सरकार है, अगर उसके एक घटक दल जा रहे हैं, कई और घटक दल चले जाएं, और अगर ऐसी में चुनाव की संभावना बनती है तो उसके लिए बीजेपी तैयार है, और ये इस बाबत बात कही गई है। जी जी, ना कि इसलिए कि भाई आप सरकार गिराना चाहते हैं या सरकार चुनाव में जाना चाहते हैं। नहीं, बीजेपी कतई सरकार नहीं गिराना चाहती। बीजेपी की लीडरशिप सरकार गिराना नहीं चाहती, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं आज अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री को अनर्थशास्त्री प्रधानमंत्री अगर किसी प्रमुख पार्टी ने, प्रमुख दल ने कहा है तो उसके पीछे लॉजिक है। 91 में भी ये स्थिति पैदा हुई थी, आज भी स्थिति यही पैदा हुई थी। और मनमोहन सिंह जी अगर अर्थशास्त्री हैं तो कांग्रेस को परमपिता परमेश्वर सुबुद्धि दे, जाके कार उसी को साजे। अगर वो अर्थशास्त्री हैं तो अर्थशास्त्र को चलाएं। देश चलाना उसके बस की नहीं, तो देश चलाने के पास कांग्रेस के पास सच्ची बात है कोई आदमी नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं है कांग्रेस के पास, लीडरशिप नहीं है। राहुल गांधी को ये लेकर चलते हैं कांग्रेस के लोग। अब राहुल गांधी बेचारे गुजरात में पिछली बार गए, फेल होकर आ गए। पंजाब में गए, मुख्यमंत्री डिक्लेयर के फेल होकर आ गए। उत्तर प्रदेश में बड़ी दौड़ लगाई थी बेचारे ने, खेतों में, गांवों में, बगीचों में, कांग्रेस वहां फेल होकर आ गई। तो कांग्रेस की भी मजबूरी है। अर्थशास्त्री कहकर तो पीछे भग रहे हैं अर्थशास्त्री जी के, लेकिन अर्थशास्त्री जी चाहे 2G स्पेक्ट्रम का मामला हो, आज ये मैंने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं करी, भारतीय जनता गडकरी जी ने नहीं कहा, अडवाणी जी ने नहीं कहा कि 2G स्पेक्ट्रम में अगर घोटाला हुआ है, कोयले का 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है मध्य प्रदेश के अंदर 4 कोल अभी डील हुई है, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने की है। सरकार ने कहने के बाद उसमें जो बिड डाली गई और सरकार को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए वो CAG की रिपोर्ट के अनुसार 2100 रुपए मिलना चाहिए जी, पर टन के हिसाब से जी। हमने 1900 रुपए वहां पर बिड डाली गई मध्य प्रदेश की सरकार ने, 2100 रुपए पे कॉन्ट्रैक्टरों ने टेंडर लिया है और वहां पर 10,000 करोड़ का बेनिफिट वहां की मध्य प्रदेश की सरकार को हुआ। 51% की भागीदारी स्टेट गवर्नमेंट है, 49% की बिड होल्डर हैं। इसी प्रकार से आज सिलेंडर के ऊपर 2 राहें पर खड़ी हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस स्टेट के अंदर रहने वाले जी जनता है उसको 9 सिलेंडर मिलेंगे, पहले 24 सिलेंडर से 12 पे आ गए, 12 से 6 के अंदर आ गए। गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने 300 गांवों में 7 लाख लोगों को पाइपलाइन डालकर गैस दे दी। सेंटर की गवर्नमेंट ने उसको बंद रुकवा दिया, पाइपलाइंस को बैन करा दिया। गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अगर 2 साल पहले, आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई है, 2 साल पहले केंद्र सरकार उसमें इंटरफेरेंस ना करती तो गुजरात में आज 20 लाख परिवारों को गैस लाइन मिल गई होती, जिससे 3.5 करोड़ सिलेंडर प्रतिवर्ष सरकार को बचता और 3.5 करोड़ पे जो सब्सिडी सरकार दे रही है वो केंद्र के खाते में पैसा आता। लेकिन इस मानसिकता से कि गुजरात की सरकार में किसी प्रकार से अस्थिरता फैले, ये कांग्रेस की मानसिकता रही है। कांग्रेस जन विरोधी है। पूरी तरह से कांग्रेस खुद, यूपीए की जो सरकार है वो खुद अपने कारणों से, अपने असफलताओं के कारण से आज हालात ऐसे बना दिए हैं कि यूपीए 2 ने कि सरकार गिनने को तत्पर बैठी है, मुलायम सिंह जी गिराने को तैयार बैठी है। कौन सा यूपीए का घटक दल है जो इस बात को मानने को तैयार है? एफडीआई को लेकर ऐसी क्या जरूरत थी इनको करने के लिए? जहां इंग्लैंड के अंदर, जहां फॉरेन कंट्री के अंदर वॉलमार्ट को फेल हो गया, उन सरकारों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनके कूड़े को भारत भी एक्सेप्ट करेगा? इस वॉलमार्ट के एफडीआई के आने के बाद ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में जो वेस्टेड गेहूं समुद्र में फेंकना पड़ता है, उसको हिंदुस्तान का आदमी क्यों खाएगा? मिराजुद्दीन साहब जो ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो लेड यूपीए गवर्नमेंट है, जो मनमोहन सिंह जी की सरकार है, वो अपने कारणों से ये स्थिति पैदा हो रही है, गलतफहमी है। वहां पे जिस तरह के घोटाले हुए हैं, CWG कोयला घोटाले की उन्होंने बात की, बोला कि इस तरह के घोटाले हुए हैं जिसके कारण से देश में लोगों, और उसके बाद एफडीआई की बात कर रहे हैं, तो कई सारे कारण हैं जिसके कारण से लोग नाराज हैं। आपके समर्थन सहयोगी दल नाराज हैं, एक सहयोगी दल आपको छोड़ के जा चुके हैं, तो कह रहे हैं आपके अपने कारणों से ये स्थिति बन रही है, ना कि बीजेपी के कारणों से। सबसे बड़ी बात है कि एफडीआई एक बहाना है। उसमें अरुण शौरी जी ने क्या कहा? अरुण शौरी जी क्यों नहीं गए बीजेपी किसमें? अच्छा, बीजेपी का गांव से क्या ताल्लुक है? सरमाएदारों की पार्टी हमेशा रही, फिरका परस्ती के बलबूते पे जब भी आई जीत कर आई। उससे क्या ताल्लुक है गांव से? उसे क्या ताल्लुक है? मैंने उसको ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ताल्लुक रखते हैं।
अच्छा, एफडीआई का जहां तक है, किसानों को फायदा होगा, आम छोटे लोगों को फायदा होगा, और जो लोग देखेगा, जो अब सरकारें विरोध भी कर रही हैं, आइंदा वो कहेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि फायदा होगा, तो फायदा होगा तो सरकार पता नहीं कहां से भाई साहब के पास जानकारी है। 2000 जाति, सब जाति देश के अंदर ऐसी है जो हथकरघा का काम करती हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं। अगर एफडीआई देश के अंदर आएगी, आम दुकानदार, आज वो कंपनियां इतना पैसा रखती हैं, आज सस्ते दर पर हिंदुस्तान में वो आप चीजें देगी। कोका कोला, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, मैं एग्जांपल देता हूं। पेप्सी और यहां से कैसे लेंगी? विदेशी माल आएगा, विदेशी माल कहां आएगा? पेप्सी और कोका कोला, पेप्सी और कोका कोला आई थी ना, 5 साल के लिए लाई गई थी। आज देश के अंदर फेंटा कहां गई? आज देश के अंदर थम्स अप कहां गई? जब इन्होंने उसको फेल कर दिया, टेक ओवर कर लिया, आज मजबूरी में लोगों को पेप्सी और कोका कोला पीनी पड़ रही है। आज 3 साल के लिए उनके पास इतना पैसा है विदेशी कंट्रियों के पास कि हिंदुस्तान के अंदर बाहर का माल वो सस्ते दर पर बेचेंगे। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा, जो आप एफडीआई के बारे में एफडीआई के बारे में बात आप कह रहे हैं, गलत फहमी है या उसमें पुष्पेंद्र, ये तो प्रचार फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। पुष्पेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 पुष्पेंद्र, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक जो दूसरी बात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संबोधन में कहा है, उन्होंने कहा है कि ये सरकार आजादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार है और भारत के प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री नहीं अनर्थशास्त्री हैं। जी, 2 महत्वपूर्ण बातें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही है। एक बात उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद भारत का सबसे भ्रष्ट सरकार ये है, मनमोहन सिंह की सरकार के बारे में कहा है, और मनमोहन सिंह को उन्होंने कहा वो अर्थशास्त्री नहीं अनर्थशास्त्री है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो जिंगोइज्म है जो भारतीय जनता पार्टी शब्दों के साथ करती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बड़ी गलत बात कह रहे हैं। लेकिन मैं जो बहस सुन रहा हूं उसमें मुझे विधूड़ी साहब की ये बात तर्क समझ में नहीं आया कि ये घोटाला हुआ, महंगाई हुई, एफडीआई हुई, तमाम, तो इन तमाम चीजों का अर्थ ये नहीं होता है कि तमाम सारी चीजें खराब है तो चुनाव करा दो। लेकिन डॉक्टर साहब का भी मुझे ये तर्क समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक फिरका परस्त पार्टी है, उसका गांव से कोई ताल्लुक है, उसका जमीन से कोई मतलब नहीं है, किसी किस्म का कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो ये जो दोनों तर्क हैं, मैं समझता हूं पार्टी में बदे होने की वजह से जो अपने जाती जज्बात हो सकते हैं वो रखने में नाकामयाब हैं और पार्टी की लाइन को कह रहे हैं। इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ, न किसी किस्म की बड़ी है। डॉक्टर साहब तो खुद मेरठ की जगह से आते हैं जहां के बेसिक जो है लोगों का प्रोफेशन एग्रीकल्चर है। क्या एग्रीकल्चर को नुकसान नहीं हुआ? क्या एग्रीकल्चर का क्या हाल है? आप सब जानते हैं इस देश के अंदर इस बार बंपर क्रॉप हुई। आपको यह तक भी पता होगा कि इस देश ने इतनी तरक्की कर ली लेकिन बोरी नहीं बना पाया और लाखों करोड़ों टन इस देश का गेहूं जो है वो सड़ गया। तो ये जो तर्क वाली बात है इसका कोई अर्थ नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने आज अपनी कार्यकारिणी में कहा कि इस देश के अंदर आजादी के बाद की सबसे बड़ी घोटालेबाज सरकार है, मैं समझता हूं कि घोटाले पहले भी होते थे लेकिन इस बार घोटालों का कीर्तिमान स्थापित किया है और घोटाले होने के बाद आप उसको एरोगेंस के साथ कहें कि नहीं कोई घोटाला नहीं हुआ, कोयले में कोई घोटाला नहीं हुआ, 2G में कोई घोटाला नहीं हुआ, फिर कोर्ट आए, फिर कचहरी आए, फिर सीबीसी कोई ऑर्डर करे, जब आप पकड़ लिए जाए तब आप कहें कि हां कुछ हुआ है हम देखेंगे। तो ये जो घोटाले हुए उसको एक तरीके से जस्टिफाई करने की वजह से ऐसा लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है बल्कि उन गलतियों को बहुत बेहयाई की तरीके से पब्लिकली कहना चाहती है, कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है, और ये तो विपक्षी पार्टियां गलतियां फैला रही हैं। फिराजुद्दीन साहब बिल्कुल ना वो बीजेपी के हैं ना कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि जो घोटाले हुए हैं उसको अब सीधा सीधा नकार रहे हैं। नहीं देखिए, जब भी हुआ हमारा पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि कैबिनेट मिनिस्टर को जेल भेज दिया गया। ये हुआ नहीं हुआ, जो भी है उसे चेक किया गया हर तरीके से, और आज भी कोई भी इस तरह का कोल आवंटन रद्द किए जा रहे हैं। जहां इतने सारे लोग रहते हैं दिलीप, वहां ये सारी चीजें होती है। मगर डॉक्टर साहब आपकी बात मानने को तैयार हूं मैं। आपकी सरकार के एक सहयोगी मंत्री पकड़ा गया, जेल गया, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का नहीं था। कांग्रेस पार्टी के 2 नेता जो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, चाहे वो सुबोध कांत साय हो चाहे श्री प्रकाश जायसवाल हो, डायरेक्ट पकड़े गए हैं। उनकी सीबीआई जो कि आपके अंडर में चलती है उसके बावजूद भी अभी तक किसी ने मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा नहीं दिया है। नहीं, अगर इंफॉर्मेशन आएगी के अंदर कैबिनेट आपको निकालने में आसानी इसलिए हो गई, सहयोगी पार्टी का था। नहीं तो गुजरात के लिए मुलायम सिंह यादव भाई, जब भी कोई ऐसी चीज होगी मैं समझता हूं ऐसा नहीं है
अगर कहीं उंगली उठेगी तो वो उस पर चेक होगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये बात प्रमाण मिला है कि किस तरह से एक मंत्री ने अभी कहां प्रमाण मिल गया? भाई के पत्र लिख के मीडिया आप ये बताइए, उनका उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ उन्होंने पत्र लिखा है। दारदा साहब से सवाल अभी सीधा कोई चीज ऐसी सामने नहीं आई जो ठोस। श्री प्रकाश जायसवाल के बारे में जो बातें आई उसको भी आपने नकार दिया, जो सिर्फ सुबोधकांत सहाय के बारे में जो बात कही गई उसको भी आपने नकार दिया। दोनों मंत्री बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं और बने रहना चाहिए जब तक कोई बात साबित ना हो। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है तो राजा को क्यों जेल भेज दिया था आपने? नहीं, वो जहां भी प्रूफ होगी कोई चीज, इंक्वायरी हो रही है, अगर होगा तो एक्शन होगा। राजा को जेल आपने भेज दिया। आमतौर से जब साफ है मामला कि अगर कोई इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में कोई चीज निकलती है तो फिर उसमें एक्शन। आप ये कह रहे हैं कि अभी अगर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई सूरत नहीं हुई। अरे डॉक्टर साहब प्लीज माफी चाहूंगा, आप बड़े इज्जतदार, आप बड़े भाई हमारे। डॉक्टर साहब मैं आपको, आप जो ये कह रहे हो बार बार श्रेय लेते हो कि हमने राजा को जेल भेज दिया, हमने कलबाड़ को एहसान कर दिया क्या? सुप्रीम कोर्ट का कानून है, देश की कोर्ट ने भेजा है, कांग्रेस ने कैसे भेज दिया? अरे कांग्रेस पाक साफ होती तो कांग्रेस भेज के दिखाती ना। कांग्रेस सुप्रीम कमेटी ने कमेटी ने कहा है, अरे आप दूसरे के घर ताबूत कहा गया, बीच में भी कोयले पर ही है, दूसरे के घर में झांक रहे हो। सरकार में क्या समझ नहीं रहे जी आप। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप जो कांग्रेस के लोग कहते हैं जो दोषी जेल भेजते हैं, अरे जेल भेजना होता 21 दिन में टेंडर तुमने कोयले का आवंटन का कर दिया। सुंगलू हमने तो नहीं कहा, सुंगलू कमेटी बनवाओ। अर्थशास्त्री ने, ईमानदार प्रधानमंत्री ने सरकारें तो बीजेपी की थी, जहां ये सब सुंगलू कमेटी ने मध्य प्रदेश कहां था? अरे डॉक्टर साहब सुंगलू, हमने नहीं कहा सरकारें, हमने नहीं कहा बीजेपी की। सुंगलू कमेटी ने कहा कि कॉमनवेल्थ में घोटाला हुआ और शीला दीक्षित दोषी है, उस पर केस चला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ता पहले टिप्पणी की है, तो मुख्यमंत्री को शीला को, हम तो कहें कि मुख्यमंत्री को शीला को हटाइए, शीला जी को हटाकर निष्पक्ष जांच कराइए। सीबीआई तो है दलीप जी गुजरात के लिए, सीबीआई तो है मुलायम सिंह को डराने के लिए, सीबीआई है मायावती को डराने के लिए, सीबीआई करुणानिधि को डराने के लिए, सीबीआई तो आज कांग्रेस की बात से मैं एग्री नहीं करता। आने वाले चुनाव में गुजरात में सीबीआई, आने वाले चुनाव में गुजरात में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ेगी सीबीआई गुजरात में। कांग्रेस हिम्मत नहीं है गुजरात में चुनाव लड़ने के लिए, सीबीआई चुनाव लड़ेगी। वहां तो कोई भी नहीं लड़ सकता। बीजेपी में 1000 नाम आने लगे, जैसे मोदी साहब का नाम। डेमोक्रेसी है, वो गुलामी नहीं है, वो गुलामी नहीं है, वो कोई 10 जनपद की गुलामी नहीं है। ये बताइए बीजेपी के लोग क्यों नहीं तैयार होते उनके नाम पर? तैयार है, सबको मालूम है कि तैयार है बीजेपी के लोग। नहीं रमेश भाई ये बात गलत है। मोदी जी के लिए मैं कह रहा हूँ, नहीं बीजेपी के लोग मोदी जी के लिए तैयार, सुषमा जी के लिए तैयार, अरुण जेटली के तैयार, अडवाणी जी के लिए तैयार, गडकरी जी के लिए। बीजेपी में क्रेडिबिलिटी देखी जाती है। बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, जो आरएसएस का हुक्म होगा वही लोकतंत्र है। यही तो बात है, जो आरएसएस का हुक्म होगा, जो नागपुर से आएगा वो माना जाएगा। ये आप लोग, मगर मसला ये नहीं है, ये आप मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ये बातें करते हो। आरएसएस एक अलग निष्पक्ष संस्था है। आरएसएस बीजेपी से क्या लेना देना? ये सारा प्रूफ हो गया। आरएसएस देश की राष्ट्रीय भक्त एक संस्था है जो बगैर किसी स्वार्थ के काम करती है। आरएसएस का बीजेपी से क्या लेना देना? आरएसएस उस विचारधारा को मदद करती है, जिस विचारधारा को जो राष्ट्रीय हित की, देश हित की बात करने वाले लोग हैं, उसको आरएसएस मदद करती है। आरएसएस ने अन्ना हजारे को मदद किया था, आरएसएस ने बाबा रामदेव को, जो इस देशभक्त संस्थाएं हैं उनको आरएसएस मदद करती है। जी पुष्पेंद्र, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं दिलीप सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि देखिए, दो परिवार हैं, चाहे उसे आप संघ परिवार कह लें या गांधी परिवार कह लें। मेराज साहब जो हैं बड़े पुराने हैं, ईमानदार आदमी हैं, इस वक्त एक ऐसी पार्टी की वकालत कर रहे हैं जिसके लिए पास उन पे तर्क नहीं है। वो बाखुदा अपनी एज एन इंडिविजुअल बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन उनके पास कांग्रेस को बचाने के लिए तर्क नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जहां आरएसएस तय करती है बीजेपी का कोई प्रधानमंत्री हो, समझ में आता है आरएसएस बुरी है अच्छी है, ये इस पे बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं मेराज साहब कि क्या इस हिंदुस्तान में जिस आदमी को सोनिया परिवार, इंदिरा परिवार का आशीर्वाद नहीं मिलता, क्या उस आदमी को प्रधानमंत्री एक्सेप्ट किया? नरसिम्हा राव की डेड बॉडी को 24 अकबर रोड पे घुसने नहीं दिया इसलिए कि उनको आशीर्वाद नहीं मिला हुआ था सोनिया गांधी का। लाल बहादुर शास्त्री को हैसियत नहीं मिली हुई कांग्रेस में होने के बावजूद भी। तो जो परिवार के बाहर का कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनता है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है कांग्रेस, उसके अलावा सारे लोगों को एक्सेप्ट करती है। तो ये अलग अलग परिवारों की बात है, वो संघ परिवार हो, वो इंदिरा परिवार हो, वो दोनों का अपना अपना एजेंडा है। ये बात बिल्कुल गलत है कि प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी बने, ये कौन नहीं कह सकता, ये तो इतिहास लेकिन आप बताइए जिस शिद्दत के साथ आप लाल बहादुर शास्त्री की बात कहते हैं,
लेकिन उस शिद्दत के नरसिम्हा साथ राव जब आप साहब बने, बनाते हैं कांग्रेस अपने नहीं achievement, बनाया, 5 उसमें साल लाल रहे। बहादुर शास्त्री और नरसिम्हा राव का नाम कहां चला जाता है? नरसिम्हा राव से आप क्यों दूरी बनाना चाहते हैं? वो तो कांग्रेस का था ना, लेकिन नेहरू परिवार का और इंदिरा परिवार से उन्हें आशीर्वाद नहीं मिला हुआ था, लिहाजा आप उसको हमेशा अगर आशीर्वाद नहीं मिला होता, मैं गलत कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं नरसिम्हा राव आपके की पास, डेड वो कह बॉडी रहे हैं को आप 24 ऐसे तक चीज रोड पे को घुसने नहीं दिया। डिफेंड करने के लिए आए हुए हैं जिसको कि डिफेंड करने के लिए आपके पास कोई तथ्य नहीं नहीं है। बिल्कुल तर्क है, और तथ्य नहीं है, तर्क है लेकिन तथ्य नहीं तथ्य है। भी है और तर्क भी है जी। सरकार जब होती है, रूलिंग पार्टी में आती है, तो ऐसे सवालात विपक्ष का काम है कि अब लोकसभा नहीं चलने दी गई, राज्यसभा नहीं चलने दी गई। ये क्यों नहीं चलने दी गई? सिर्फ एफडीआई के मामले में नहीं चलने दी गई या दूसरे मामलात में नहीं चलने दी गई? सिर्फ एक स्ट्रेटेजी थी, सोची समझी साजिश थी, नागपुर से फरमान था कि किसी भी सूरत में आप पार्लियामेंट को ना चलने कोयला दीजिए, घोटाला पे ताकि आप सामने बातें जितनी भी हैं वो एक बात कहे जाइए, लोग मानने लगेंगे। सही दिलीप, अरे तो भाई आप पहले ये आप बताए मिराज साहब, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर कोयला घोटाला नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो इतने सारे आवंटन इंक्वायरी होने दीजिए, रद्द क्यों कर रहे हैं? फिर इंक्वायरी के लिए नहीं तो इंक्वायरी होने दीजिए ना, रद्द क्यों कर रहे हैं? जल्दी क्या है? 4-4 बिल रद्द क्यों कर दिया? रद्द क्यों कर दिया? आप 4-4 बिल रद्द करे जा रहे आप हैं। कह रहे हैं वो- कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सरकार साफ है। कहीं पाक साफ है, कहीं कोई बात नहीं जहां हुई है। मालूम हुआ कि यहाँ ये गड़बड़ी हो सकती है, वहां रद्द किए। मगर देखिए बिल्कुल इस वक्त भी साफ है और कोई इसमें वो नहीं है। अगर कोई घोटाला होता है, मजे या की सामने बात है आता है, दिलीप तो नहीं है। जी। कहते हैं नहीं। चोरी का माल तो पकड़ा गया, चोर है ही नहीं कोई। नहीं तो रद्द भी तो किए गए, चोरी रद्द का भी बात- किए गए। चोरी का- लेकिन- अच्छा, लेकिन- इंक्वायरी लेकिन- होती है, जी। इंक्वायरी होती है अगर उसमें, क्योंकि बीजेपी की सरकारें भी तो हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी तो हैं। आप ये बताइए कि हर चीज कांग्रेस, लोगों ने तो एक वो बना लिया। पुष्पेंद्र से मैं पूछना चाहता हूं जो आपने बात कही, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि जो चीजें गलत हुई उसको रद्द किया जा रहा है, और जब जांच पूरी होगी तब, जो आपने जायसवाल जी के नाम लिए या सुबोध कांत सहाय जी की बात आपने की, बोला तब कार्रवाई जरूरत पड़ेगी, अगर ऐसी प्रूफ आएंगे, साक्ष्य होंगे, तब कार्रवाई होगी। नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूं दिलीप, ये बात तो बहुत अच्छी लगती है सुनने में कि जब तक एलिगेशन है तब तक वो आदमी कल्प्रिट नहीं है, और कल्प्रिट नहीं है तो आप उसको सजा नहीं दिला सकते, और सजा नहीं दिला सकते तब तक वो चुनाव लड़ सकता है। मैं सिर्फ यही बात तो कह रहा हूं कि कलमाडी के ऊपर भी तो आरोप ही लगे हैं, सिद्ध कहां हुआ है? अभी मुकदमा कहां चला है? अभी राजा के ऊपर भी तो कोर्ट के अंदर चीजें फाइल हुई है ना। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जितने भी लोगों के नाम आप बता रहे हैं, चाहे वो दारदा हो, कांग्रेस के एमपी वहां आपके महाराष्ट्र के अंदर जायसवाल के भाई हो, सुबोध कांत साय के भाई हो, ये तमाम सारे लोगों के ऊपर जो लोग भी चार्ज लगाएंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दौर की बात की जा रही है, इत्तेफाक से मनमोहन सिंह जी के पास वो चार्ज था। अब मनमोहन सिंह जी के ऊपर चार्ज उनके अधीन काम करने वाली सीबीआई कैसे लगा सकती है? ये भारत के अंदर अभी इतनी जेन्युइनिटी नहीं आई है कि लोग अपने प्रधानमंत्री की कार को ट्रैफिक पुलिस वाला रोक दे। ये देश अभी वहां तक नहीं पहुंचा है, अभी हम अंग्रेज नहीं हुए हैं। लिहाजा जो सरकार का उस मुखिया है और उस मुखिया के अंदर सीबीआई आती है, वो सीबीआई मनमोहन सिंह से सवाल पूछ सकती है। पुष्पेंद्र भाई, मैं दावे से ये कह सकता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पे आज भी कोई उंगली नहीं उठा सकता, और उठाएगा तो वो इस निष्पक्ष आदमी है, वो इंक्वायरी कराएंगे और वो छोड़ के भाग जाएंगे अगर जरा सा भी उन पर उंगली उठ गई। वो बेहद ईमानदार आदमी है, ये देश भी जानता है, पब्लिक भी जानती है। मगर ईमानदारी का जो चेहरा था कांग्रेस का, वो सबसे ज्यादा गर्त में है इस वक्त। इस वक्त कांग्रेस की परेशानी यही है कि जो यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट था उनका, मनमोहन सिंह, वो इस समय धराशायी हो चुका है। तो कांग्रेस के पास कौन है? जायसवाल, सलमान खुर्शीद, नहीं, बेनी प्रसाद वर्मा, एक कौन लोग हैं कांग्रेस के चेहरे? सैकड़ों नेता ऐसे हैं कि जो जिनकी एक हैसियत है, हैसियत पब्लिक तो है, में एक लेकिन मकाम है। सब ये जितने भी नाम आप बता रहे हैं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मेरी जाती तौर पे आपके लिए बड़ी इज्जत है। आप जिन लोगों को बचा रहे हैं वो डिस्क्रेडिट लोग हैं, ना तो सियासी तौर पे भी, जाती तौर पे भी। चाहे बेनी प्रसाद वर्मा हो, आरपीएन सिंह हो, श्री जयप्रकाश हो, चाहे आपके जगदम्बा पाल हो, इनमें से कोई अपनी मां, बहन, बेटी, भाई को एक चुनाव नहीं जिता पाया उत्तर प्रदेश के अंदर। सब एमपी बने बैठे हैं, जीत के आए हैं, एमपी बनने से, अरे एमपी तो राजीव शुक्ला भी बने हुए हैं। एमपी तो लोग कैसे बनते हैं आपको भी पता है। जो लोग लोकसभा से आए हैं, बहरहाल वो उन्हें पब्लिक नहीं तो जिताया, और किसने जिताया? नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कौन सी लोकसभा सीट से जीते हैं? प्रधानमंत्री का बताएं मुझे, कौन सी जमीन से रिश्ता है? नहीं, और कितनी खेती उन्होंने की है? नहीं, प्रधानमंत्री भी जीत कर आए।
नहीं, कौन सी जगह से जीत के आए प्रधानमंत्री? कहां से जीत के आए प्रधानमंत्री? राज्यसभा के हैं, वो ये कह रहे हैं कि राज्यसभा में जीत के आए। राज्यसभा में लोग जीत के आते हैं। आप राज भाई, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप सबको मालूम है दोनों बार राज्यसभा में लोग कैसे पहुंचते हैं? जी, एक महत्वपूर्ण बात एक और है जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने कि यूपीए ने गठबंधन की राजनीति को बाजारीकरण उसका किया है। यूपीए ने नहीं, सभी ने, एनडीए ने नहीं किया था बाजारीकरण। मानते हो आप एनडीए को बताइए, एनडीए क्या कर रहा है? बाजारीकरण कर रहा था यूपीए कोalition। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा था बाजारीकरण। किस मायने में बाजारीकरण कर रहा था? यही आपसे हम जानना चाहते हैं सर। ये बाजारीकरण नहीं है। मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रपति की चुनाव 5,000 करोड़ दे दिए। अब मुलायम सिंह यादव ये सरासर बाजारीकरण नहीं। और क्या है? पुष्पन, मैं आपके पास आता हूँ। रमेश बिदुरी जी कह रहे हैं बाजारीकरण। जी, कैसे आप कह रहे हैं कि ये बाजारीकरण हुआ है? ये बाजारीकरण नहीं है। मुलायम सिंह यादव जी को 5,000 करोड़ का पैकेज दे दिया राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए। ये बाजारीकरण नहीं है क्या? मायावती जी को पिछली बार बाहर रहने के लिए हम तुम्हें सीबीआई की जांच से फ्री कर देंगे, इस बात को लेकर जी, जो उन पर आरोप लगे थे एक्सिस मनी होने के नाते आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर जी। क्या ये बाजारीकरण नहीं है कि जब करुणानिधि ने आंखें दिखाई तो उनकी बेटी को कहा ठीक है हम तुम्हें बाहर निकलवा देते हैं? उस बात को लेकर बाजारीकरण नहीं है। ये बाजारीकरण नहीं है कांग्रेस का। जो अभी कांग्रेस के ही मंत्री का बयान आया कि ममता जी ने कई कठोर निर्णय लेने से हमें रोके रखा, इसका मतलब बाजारीकरण है? खुद कह दिया कि ममता जी की वजह से कोई पैकेज दिया जा रहा है, वो बाजारीकरण होगा। इसका मतलब राज्य के लिए पैकेज देना, अगर राज्य के लिए कोई पैकेज है उसको बाजारीकरण क्यों? उसे आप बाजारीकरण कहेंगे? बिल्कुल बाजारीकरण नहीं। अगर पैकेज दिया जाए तो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री को अनाज भरने के लिए बोरे नहीं दिए जाते। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शोर मचा रहा है यूरिया देश के अंदर नहीं है, क्यों आयात नहीं करते? आज किसान बगैर यूरिया के मर रहा है। वो कह रहे हैं अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री है, किसानों की पार्टी बता रहे हैं अरे मध्य प्रदेश में किसान है, गुजरात में किसान है, हिमाचल में किसान है, जहां जहां बिहार में किसान है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें चल रही है, जहां जहां बीजेपी की सरकारें चल रही है, हर जगह सब जगह पूरा। चलिए पुष्पेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, नितिन गडकरी जी ने जो बात कही है, बाजारीकरण वाला बात है, इसको किसी विपक्षी दल ने, किसी और लोगों ने हवा नहीं दी, जितनी खुद देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद हवा दी। खुद उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया, ये अब की बात ने, याद करें 2 साल पहले की, कि उन्होंने खुद कहा कि गठबंधन की मजबूरी में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो वहां से शुरू हुआ। जब डीएमके का मामला आया था उस वक्त उन्होंने कहा ये बात और माना, क्या कहते हैं कि इन कारणों की वजह से बहुत जगह झुकना पड़ता है, बहुत जगह झुकाना पड़ता है। लेकिन गठबंधन की मजबूरी को यहां ये जरूरी नहीं है कि हर एक को आप पैसा देके खरीदें, हर एक को आप डरा करके खरीदें। लेकिन ये एक सवाल है कि आपने पार्टियों को अपने साथ रखने के लिए तरह तरह के प्रकंड किए। चाहे इस वक्त भी आप जानते हैं कि मुलायम सिंह और मायावती किस वजह से साथ हैं, पूरा देश जानता है, और मनमोहन सिंह जी और जो मैनेजर है वो भी जानते हैं। पुष्पेंद्र, जो मजबूरी है गठबंधन की मजबूरी को, गठबंधन की जो मजबूरियां हैं उसको बाजारीकरण कहना कितना उचित है? सत्ता पे बने रहने के लिए कितना उचित है? एक तरफ जो गठबंधन की मजबूरियों को आप दिलीप देखिए, एक बेसिक समझें कि हिंदुस्तान में जब से भी ये कोलिशन सरकार आई है, एक चीज का बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। एक ये कहा जाता है कि देखिए साहब, कुछ सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर रखने के लिए हमें इकट्ठा हो जाना है। मेरी ये समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीय लोक दल से लेकर, जो मेरठ के अंदर और बागपत में बड़ी पार्टी है, वहां से लेकर के बिहार, और बिहार से लेकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के तमाम वही लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी उस वक्त कम्युनल नहीं थी जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 377 का या राम मंदिर का मुद्दा नहीं था? उस वक्त ये 28 पार्टियां कोई बाहर से नहीं, जापान से नहीं आई थी, इसी देश की पार्टियों को। तो तब अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी लोगों को कम्युनल नहीं लग रहे थे। जब सत्ता से बाहर हो गए तो आपको दूसरी जगह जाना था, तो आपने कम्युनलिज्म को 2 गालियां दी और सेकुलरिज्म में चले गए। तो ये जो आइडियोलॉजिकल बात है, ये बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ हर पार्टी का सत्ता का सुख और उस पार्टी के अपने क्षेत्र में अपना राजनीतिक गणित को बनाए रखने के लिए है, और उसका नाम कुछ लोग सांप्रदायिकता पे देते हैं, कुछ लोग विदेशी ताकतों पे देने लगते हैं, कुछ आर्थिक नीतियों की बात करने लगते हैं। बेसिक एजेंडा है कि आप किसी सरकार के साथ चुपके रहने के लिए आपको कुछ कहना है। मुलायम सिंह के लिए सांप्रदायिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आंध्र प्रदेश के लिए जगन को कुछ और ये राजनीति, ये मौका परस्ती की राजनीति सिर्फ यूपीए की बात तो नहीं है, ये तो पहले तो सभी की है। और मैं एग्री करता हूं, मैं हम नहीं कह रहे हैं, हम एक सबसे बड़ी बात जो हमें गिरबान पे झांके, अगर भारतीय जनता पार्टी से बड़ी सेकुलर पार्टी कोई है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, विशेष समुदाय की वोट प्राप्त करने के लिए ऐसी ओछी बातें करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक होती
तो हज में जाने के लिए मुस्लिम बंधुओं के लिए पहले हिंदुस्तान में केवल दिल्ली से जाना पड़ता था। अगर 5 मेट्रोपॉलिटन सिटी से आज हज के लिए लोग जाते हैं, शाहनवाज हुसैन एलिवेशन मिनिस्टर होते थे तो भारत एनडीए की सरकार ने वो निर्णय किया था जी। और अगर सांप्रदायिक हैं तो केवल सांप्रदायिक वो लोग हैं जो जाति की बात करते हैं इस देश के अंदर, और अंग्रेज भी इस देश में आए थे तो जाति की बात करके आए थे। तो भारतीय जनता पार्टी को बार बार सांप्रदायिक कहने वाले अपनी गिरबान में झांके। और कांग्रेस से बड़ी सांप्रदायिक कौन हो सकती है? कांग्रेस से बड़ी सांप्रदायिक पार्टी तो कोई है ही नहीं। जितने भी निर्णय हुए हैं ऐसे संप्रदाय को बिखराने के लिए, जितने दंगे हुए जब कांग्रेस सत्ता में रही तब दंगे हुए हैं देश के अंदर। एनडीए की सरकार हुई, एक दंगा नहीं हुआ, कभी दंगा नहीं हुआ के टाइम को लेकर जी। कौन सा दंगा हुआ एनडीए के टाइम में? जब दंगे हुए, जब दंगे हुए, बुनियादी ये थी अच्छा मायने हिंदू मुस्लिम नहीं होता। फारूक अब्दुल्ला काहे को समर्थन कर रहे थे? 90% फारूक अब्दुल्ला किसने समर्थन कर रहे थे? नहीं पसंद करता कम्युनलिज्म को, ये तो मुस्लिम की तो बात अलग ही कर दी जाए। हम हिंदू समाज की बात करते हैं, समाज भी हम हिंदू समाज की बात करते हैं, कम्युनिज्म की बात नहीं करते। हम मुसलमान विरोधी नहीं है, हम हिंदू हितैषी हैं लेकिन मुसलमान विरोधी नहीं है। सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म पे हम फिर से बात कर लेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, चलेंगे महाराष्ट्र की तरफ। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।